Yeah, very good morning to everyone. Those who are watching this video. Today we are going to start a one lecture series of ancient history by R.S. Sharma. So today in this lecture we understand what is the significance of ancient history for uh, for the aspirants. Those are wants to crack the UPSC and some related exams like UPPSC and state PSC, other exam like where the needs of ancient history. So the purpose my teaching here only to inform you what is happen in our ancient. सो बहुत से टीचरों का अलग अलग अंदाज होता है पढ़ाने का. मेरा जो अंदाज है वो मैं पहले टेक्स्ट को रीड करूँगा एंड देन आफ्टर आई विल टीच यू in a Hindi as well, right? So that's why I can say this class will be in a both uh, I mean both the language Hindi and English. That's mean bilingual. So why we waste our times? Let's come to our agenda, and I'm taking my pen here and one color, that is our right. This. So okay. सो स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सेवरल रीजन्स. मेरा कहने का मतलब है हमारे जो भारत का जो इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है, उसको पढ़ने का बहुत सारे रीजन्स थे. क्यों पढ़ना रीज़न था? क्योंकि हम जब भी किसी से सुनते हैं कि आखिरकार हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कुछ रीज़न होना चाहिए ना. तो रीज़न मतलब ये होता है कि पास्ट में जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं उससे हमें प्रेजेंट में या हमारे फ्यूचर में हम किस तरीके से उससे कोई लेसन ले सकते हैं. सो क्या कहती हैं वो? इट टेल्स अस हाउ when and where the people developed the earliest culture in India. कहने का मतलब है इससे हमें पता चलता है कि जितने भी जो हमारे पहले के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने अपना कल्चर कहाँ कहाँ डेवलप किया, किस किस टाइप की उन्होंने सभ्यताएं डेवलप की, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे. हाउ दे बिगन अंडरटेकिंग एग्रीकल्चर, स्टॉक राइजिंग एंड वेयर मेड लाइफ सिक्योर एंड सेटल्ड. कहने का मतलब ये है वो लोग कहाँ पर अपना एग्रीकल्चर करते थे, कहाँ पर वो लोग अपने यानी कि घरों को बनाते थे और कहाँ पर अपने आप को सिक्योर यानी कि महसूस करते थे, कहाँ पर सही तरीके से वो रहते थे, सेटल्ड थे. इट शोज हाउ द एंशिएंट इंडियंस डिस्कवर्ड एंड यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज. कहने का मतलब ये है कि वो लोग उस वक्त अपना यानी कि अपना जीवन कैसे बिताते थे और कौन सी नई नई चीज़ों को उन्होंने खोजा था. नेचुरल रिसोर्सेज आप यहाँ से समझ रहे होंगे. एंड हाउ दे क्रिएटेड ए मीन्स ऑफ देयर लिवलीहुड, और वो अपनी आजीविका को किस तरीके से चलाते थे. वी गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द एंशियंट इनहेबिटेंट्स मेड द अरेंजमेंट फॉर फूड, शेल्टर एंड ट्रांसपोर्ट एंड लर्न हाउ दे took to farming, spinning and weaving and metal working and the like, how they cleared the forest, founded the village cities and eventually large kingdoms. कहने का मतलब ये है कि वो लोग उस वक्त यानी कि अपने घर कैसे बनाते थे, कैसे उनका यानी कि यातायात के साधन थे, ठीक है. उसके बाद वो कैसे यानी कि अपनी फार्मिंग करते थे, स्पाइनिंग कैसे करते थे, वीविंग क्या क्या बुनते थे, वो किस किस तरह की मेटल वर्किंग करते थे, वो कौन सी मेटल उस वक्त थी, द लाइक वो कैसे अपना फॉरेस्ट को यानी कि कैसे उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया और कैसे अपने यानी कि विलेज को बनाए, ठीक है. इवेंचुअली लार्ज किंगडम्स, और उसके बाद बड़े बड़े किंगडम बने. कहने का मतलब ये है पहले लोगों ने खाना सीखा, उसके बाद में उन्होंने अपने खाने के लिए उन्होंने खेत बुन यानी कि खेतों को बढ़ाने के लिए यानी कि फॉरेस्ट को क्लियरिंग किए. उसके बाद छोटे छोटे गांव बने और गाँव को किंगडम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. तो हम लोगों ने यहाँ तक ये समझा कि लोग यानी कि कैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते गए आगे तरफ. आगे है पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज. उस वक्त यानी कि लोगों को सिविलाइज यानी नहीं समझा जाते क्योंकि वो उस वक्त यानी कि लिखना नहीं जानते थे, ठीक है. दे डू नॉट नो हाउ टू राइट, राइट. सो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द राइटिंग प्रिवलेंट इन इंडिया टुडे आर ड्राइव फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्ट्स. कहने का मतलब ये है बहुत ही अगर एंशिएंट की बात करें तो उस वक्त लोग लिखना नहीं जानते थे, खाली वो चित्रकारी करना जानते थे. लेकिन उसके बाद में कुछ लिखने के जब यानी कि दस्तावेज में मिले हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो हमें दस्तावेज मिले उनसे पता चला है. और आज जो हमारी लैंग्वेज बहुत सारी हैं उनमें जो लिखने के जो दस्तावेज मिलते हैं वो हमारी जो पहले लैंग्वेज बीत चुकी हैं उन्हीं से आए हुए हैं, उन्हीं की स्क्रिप्ट है, ठीक है. दीज आल्सो ट्रू ट्रू ऑफ द लैंग्वेज डेट वी स्पीक टुडे. और ये सब जो यानी कि आज हम लैंग्वेज बोलते हैं ये सारी उन्हीं से आई हुई लैंग्वेज हैं. फिर उसके बाद हमारा बात आ जाता है द लैंग्वेज वी स्पीक, सॉरी, द लैंग्वेज वी यूज
द रूट इन एंशियंट टाइम्स, उन जो हम आज भाषाएं बोलते हैं उनके जो यानी कि रूट हैं, उनकी जो जड़ें हैं, वो पहले की जो भाषाएं थी उन्हीं से आए हुए हैं। ठीक है। दे एंड हैव डेवलप्ड थ्रू द एजेस। कहने का मतलब ये है वो यानी कि डेवलप होती चली गई। एक समय के बाद जब एक समय आता गया, वो भाषाओं में परिवर्तन आता गया और वो बदलती चली गई, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो पुरानी भाषा से ही आज भी मिलती हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं हमारा भारत जो है वो क्या है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, दैट्स मीन कि हमारा जो भारत है उसमें बहुत सारे लोग विभिन्न विभिन्न धर्म के, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन एट द लास्ट क्या होता है, जब देश की बात आते हैं तो वो लोग एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारी जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है, ये और किसी देश में देखने को मिले चाहे ना मिले, हमारे देश में मिलती है। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग बिकॉज मैनी रेसेस एंड ट्राइब्स इंटरमिंगल्ड इन अर्ली इंडिया। कहने का मतलब ये, हमारे जो एंशियंट हिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि उस वक्त हमारी जो बहुत सारी ट्राइब्स थी, बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे समुदाय आपस में मिलजुल कर क्या कहते थे, भारत में रहते थे। द प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक, सीथियंस, द हुनास, टर्क्स एंड अदर मेड इंडिया देयर होम। कहने का मतलब ये है, बहुत सारे अलग अलग समुदाय के जिनका मैंने नाम बताया अभी, जैसे आर्यन थे, हमारा जो इंडो क्या बोलते हैं प्री आर्यन, और उसके बाद इंडो आर्यन, फिर उसके बाद ग्रीक थे, सीथियंस थे, हुनास थे, टर्क्स थे, ये सभी भारत में आए और भारत में अपने अपने घर बनाए रहे। ठीक है। ईच एथनिक ग्रुप, ठीक है, ईच एथनिक ग्रुप कंट्रीब्यूट इट्स माइट टू इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम। हर एक एथनिक ग्रुप ने भारत में अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया टू इवोल्यूशन, भारत के यानी कि जो समाज, यानी कि भारतीय सामाजिक जो सिस्टम था, एक यानी कि समुदाय था, उसमें यानी कि उन्होंने अपना यानी कि हाथ बढ़ाया, बढ़ाया, उसे आगे दिया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इन्होंने इन चीज़ों में भी बहुत हाथ दिया। कहने का मतलब ये है, उन्होंने भारत की कलाकारी को भी आगे बढ़ाया। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, जो घर बनाने की अलग अलग कलाएं थी उसको यानी कि उन्होंने निखारा। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बहुत बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। कोई अगर मान लो मलयालम बोलता है, तो कोई कोई यानी कि तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मराठी बोलता है। इस टाइप के बहुत सारे यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग ट्राइब के लोग आते थे, और उन्होंने हमारे भारत को डिफरेंट होकर भी एक करने की कोशिश करी। ऑल दीज पीपल्स एंड देयर कल्चर्स ट्रेड्स कमिंगल्ड सो inextricably that currently they can be clearly identified in their original form। ठीक है। A remarkable features of the ancient Indian culture has been commingling of कल्चर एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। कहने का मतलब ये है कि एक रिमार्केबल जो फीचर निकल के आता है हमारे एंशियंट इंडियन कल्चर का, वो क्या है, वो यानी कि मिलता हुआ चला गया। कब से? हमारा जो कल्चर था, उसके जो एलिमेंट्स थे वो मिलते चले गए नॉर्थ टू साउथ। कहने का देखिए, कभी भी आप जाइए तो नॉर्थ का जो कल्चर है थोड़ा डिफरेंट है किससे, साउथ से, लेकिन फिर भी जब हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन आता महसूस हो जाता है। ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा ना देखकर वो लोग हमें साथ में मिलकर रहते हैं। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर जैसे जाएं तो उसमें भी थोड़ा अंतर महसूस होता है। द द आर्यन एलिमेंट्स आर इक्वेटेड विद वैदिक एंड द पुरानी कल्चर ऑफ द नॉर्थ एंड प्री आर्यन विद द्रविडियन एंड द तमिल कल्चर ऑफ द साउथ। कहने का मतलब ये है, जो हमारे आर्यन थे उनका जो कल्चर मिलता है वो नॉर्थ इंडिया में मिलता है अधिकतर, लेकिन जो प्री आर्यन थे उनका जो यानी कि कल्चर या रहन सहन जो था वो द्रविडियन जो हमारे साउथ में है, तमिल का जो इलाका है वहाँ पर पाया जाता है साउथ में। ठीक है। हाउएवर मैनी मुंडा द्रविडियन एंड अदर नॉन संस्कृतिक टर्म्स अकर इन द वैदिक टेक्स्ट। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी जो टेक्स्ट जो हमारी यानी कि संस्कृत टर्म्स कहाँ पर अगर हुई, वैदिक टेक्स्ट। आप जब वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा, जो हमारा यानी कि था 1500 से 500 बीसी के बीच में हम लोग यानी कि पढ़ेंगे उसको। ठीक है। क्योंकि 100 बीसी में हमारा आयरन रेवोल्यूशन आया था। उससे पहले का जो है उसे हम यानी कि क्या बोलेंगे उसे, एक मिनट में, हाँ, पहला ऋग वैदिक से पहले का एज, और जब आयरन एज रहेगा उसके बाद में लेटर वैदिक।
तो पहला प्री वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, तो बोथ आर द at the which are divided by the iron revolution. Okay, so they indicate ideas, institution, products, and the settlements associated with the peninsular of non-Vedic India. कहने का मतलब ये है, उन्होंने यानी कि एसोसिएट किया इंडिया को कहाँ से, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर आप समझते हैं ज्योग्राफी का टर्म है पेनिनसुलर नॉन वैदिक इंडिया. सिमिलरली मैनी पाली and Sanskrit terms signifies ideas and the institution developed in the Gangetic plain appear in the earliest तमिल टेक्स्ट called संगमेश. देखो कहने का मतलब यह है, बहुत सारे ऐसे यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत सारे ऐसे लिटरेचर, ऐसे यानी कि टेक्स्ट जो निकल कर आए उस वक्त, जो गंगेटिक प्लेन के नियरेस्ट था, अपीयर था, उनके पास जब अपीयर हुआ, कहाँ तक, तमिल टेक यानी जो तमिल टेक्स्ट थे उनको यानी कि मिलाकर जो एक लिटरेचर तैयार किया गया, ठीक है, उसे संगम लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है. आप जो संगम एज पढ़ेंगे तो वहाँ पर ही आपको पढ़ने को मिलेगा. देखिए मेरा मोटिव यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री फॉर आवर प्रेजेंट, वो मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में था क्या. ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेटिव सब यानी कि लेसन है. उसके बाद में जितने भी हमारे लेसन होंगे, वी अंडरस्टैंड वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लेसन इन अ वेरी डिटेल्ड, राइट. इट्स ओनली इन्फॉर्मेटिव सब चैप्टर, नॉट फॉर अ डिटेल, राइट. So you please try to understand, make a one rough structure in your mind, and then after we will able to understand whole the books which written by the very I mean great personality, that's name is R.S. Sharma, right. So now come on the topic, which is roughly used for the period of the 300 BC to 600 AD. The eastern region, wait, okay, the eastern region inhabited by the प्री आर्यन. देखिए जो ईस्टर्न रीजन था उसे प्री आर्यन यानी ट्राइबल मेड इट्स ऑन द कंट्रीब्यूशन. उन वहाँ पर उन्होंने जो यानी कि बनाया, ठीक है, क्यों बनाया उसको बात को समझना थोड़ा. प्री आर्यन कहने का मतलब है जो आर्यन से पहले यानी कि प्री आर्यन, जो पहले शुरुआत में जो आर्यन आए, ठीक है, मेड इट्स ऑन कंट्रीब्यूशन, कहाँ पर, ईस्टर्न रीजन को, ठीक है. उसके बाद में आ जाता है द पीपल ऑफ दिस एरिया स्पोक द मुंडा कोलरियन लैंग्वेजेस. जो यानी कि ईस्टर्न में हमारे लोग रहते थे, ठीक है, वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे, वो अधिकतर जो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल्स दोज स्पीक ओनली द मुंडा लैंग्वेजेस एंड द कोलरियन लैंग्वेजेस. सेवरल टर्म्स सिग्निफाइज द यूज ऑफ द कॉटन नेविगेशन, डिगिंग एंड स्टिकिंग. मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है, बहुत सारे जो वहाँ के लोग थे वो लोग क्या करते थे, उनका जो यूज़ था वो कॉटन का यूज़ करते थे, ठीक है, और डिगिंग खोद कर स्टिक वगैरह यानी कि उनका ये काम था. इन द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैव बीन ट्रेस्ड टू द मुंडा लैंग्वेजेस बाय लिंग्विस्टिक, राइट. उसके बाद में आ जाता है ऑल्दो देयर आर मेनी मुंडा पॉकेट्स इन छोटा नागपुर प्लेटू. आप देखिए छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में जब पढ़ेंगे, पहले बिहार का पार्ट था लेकिन अब झारखंड में जा चुका है, ठीक है. तो जैसे ही मेरा कहने का मतलब है जो मुंडा क्या बोलते हैं, हाँ, जो मुंडा और कोलरियन लैंग्वेजेस हैं, तो इनको बोलने वाले जो कुछ मुंडा पॉकेट्स, मतलब जहाँ पर मुंडा भाषा बोलने वाले लोग जो मिलते हैं वो हमारे छोटा नागपुर में भी मिल जाएंगे आज भी. रिमेनांस ऑफ मुंडा कल्चर इन इंडो आर्यन कल्चर, ठीक है. उसके बाद में हमारा आता है फेयरली स्ट्रॉन्ग. फिर मेनी द्रविडियन टर्म्स आर टू बी फाउंड इन द इंडो आर्यन. कहने का मतलब ये है, बहुत सारे जो द्रविडियन टर्म हैं वो हमारे इंडो आर्यन टर्म की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी पाए जाते हैं. इट इज़ हेल्ड दैट सॉरी इट इज़ हेल्ड दैट चेंज इन द phonetics and vocabulary of the Vedic language can be explained as much on the basis of the Dravidian influences as that of the Munda. कहने का मतलब यहाँ पर है कि उसे जो हेल्ड किया जाता है, जो चेंजेस आए इन द फोनेटिक्स एंड द वोकेबुलरी ऑफ द वैदिक यानी लैंग्वेज, जो वैदिक लैंग्वेज थी उसमें जो चेंजेस आ रहे थे, कैन बी एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन किया गया एज मच ऑन द बेसिस ऑफ द द्रविडियन इन्फ्लुएंसेस एज डेट ऑफ द मुंडा, राइट. सो उसके बाद में जो हमारा है
इंडिया हैज सिंस एंशियंट टाइम्स बीन ए लैंड ऑफ द सेवरल रिलीजन्स। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है एंशियंट टाइम से ही बहुत सारे वहाँ पर सेवरल टाइप के रिलीजन मिलते हैं। कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन एग्जिस्टिंग इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, राइट। सो एंशियंट इंडिया saw the birth of बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म, दैट्स मीन हिंदुज्म। देखिए पहले जो हमारा हिंदुज्म था उसे उसे ब्राह्मणिज्म के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद में हमारा उन्होंने जैनिज्म को भी देखा और बुद्धिज्म को भी देखा। बट ऑल दीज कल्चर्स एंड रिलीजियस intermingled and interest interacted, right? Thus the Indian speaks different languages, practices different religions, and obscure observe different social customs and follow the certain common style of life। कहने का मतलब ये है, देखिए आप अगर अंदाज़ा लगाइए यहाँ पर कि हमारे जो एंशियंट जो इंडिया है वहाँ के जो उस वक्त के जो लोग रहने वाले थे उन्होंने ब्राह्मणिज्म को उबल यानी कि उसका जो बर्थ मतलब उसको आते हुए देखा लोग में, यानी कि देखिए उसके बाद में जैनिज्म आया, उसके बाद में बुद्धिज्म आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है ये सारे धर्म प्रवर्तक जो आए यानी कि लोगों को एक अच्छी शिक्षा, जब कोई व्यक्ति गलत राह पे चलता है तो उस वक्त कहते नहीं है जब जब हुई धर्म की आनी तब तब यानी भगवान ने अवतार लिया है। उसी तरीके से ये जो धर्म आए ये इनका पर्पज ये था कि लोगों को सही राह दिखाना। तो पहले ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मणिज्म आया, उसके बाद में जैनिज्म आया, उसके बाद में बुद्धिज्म आया। इन अब सारे तो एकदम से कोई यानी कि अलग अलग यानी कि एकदम से पूरा अगर मान लो किसी ने पहले पूरा समुदाय ने अगर मान लो ब्राह्मणिज्म अपना रखा था तो जैनिज्म के आने से कुछ सारे लोग तो यानी कि जैनिज्म में हो नहीं जाएंगे, कुछ लोग होंगे। और फिर उसके बाद में बुद्धिज्म आ जाते हैं तो कुछ लोग बुद्धिज्म में भी हो जाएंगे। And then it create a lot of diversity in the peoples those are residing in this particular uh, peninsula, particular continent, right? So they have different types of lifestyle, different types of fashion, that's mean उनका पहनाव कुछ अलग था, जैनिज्म वालों का पहनाव कुछ अलग था और ब्राह्मणिज्म वालों का पहनाव कुछ अलग था। हर एक धर्म अपनी एक लैंग्वेज को यानी कि प्रेफर करता है। जैसे बुद्धिज्म को देखा जाए तो प्राकृतिक लैंग्वेज को उसने प्रेफर किया, हिंदुज्म को देखा जाए तो उन्होंने संस्कृति को प्रेफर किया। अब दोनों लैंग्वेज they are the two different languages and that's why it create a lot of diversity with the peoples, because if you know the Sanskrit and some other person know only the Prakritic, then there is a lot of difficulty between to communicate one to other, right? So that's why वहाँ अब मैं कह सकता हूँ कि उनका लाइफ स्टाइल तो कॉमन था लेकिन उसमें जो डिफरेंट सोशल कस्टम्स एंड फॉलो सर्टेन कॉमन। कहने का मतलब है कॉमन तो सर्टेन था, एक ही फॉलो यानी कि एक ही कॉमन था, ठीक है, यानी कि उनको फॉलो करने का एक ही कॉमन स्टाइल था लेकिन उनकी लैंग्वेजेस जो थी वो डिफरेंट थी। अंडरलाइन यूनिटी डिस्पाइट ग्रेट डाइवर्सिटी, उनके अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी थी। फिर उसके बाद में है द एंशिएंट स्ट्रोव फॉर यूनिटी, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ज्योग्राफिकली वेल डिफाइंड। कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है उसे ज्योग्राफिकली बहुत अच्छे से डिजाइंड है, वो आज भी डिजाइंड है, पहले भी था। उसके बाद में है हमारा इट्स ज्योग्राफिकल यूनिटी वाज सप्लीमेंटेड बाय द कल्चरल इंटीग्रेशन दो दे एग्जिस्टेड मैनी स्टेट्स। होता क्या था, बहुत सारे कल्चर अलग अलग थे, वहाँ का किंग अलग होता था, अलग अलग किंग होते थे, उनका एक अलग सा राज होता था। तो इसी तरीके से डिफरेंट किंगडम्स, डिफरेंट स्टेट्स, दैट्स मीन देयर आर द डिफरेंट एग्जिस्टिंग ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। तो मैनी स्टेट्स, मैनी लैंग्वेजेस, राइट, मैनी कल्चर्स एंड मैनी कम्युनिटीज, ग्रेजुअली पीपल डेवलप्ड टेरिटोरियल आइडेंटिटी। लेकिन उसका जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी वो एक ही थी, भारत एक ही था, लेकिन उसमें लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रह रहे थे। कोई मगध में रह रहा था तो कोई अवंती में रह रहा था, कोई वज्जी, कोई कौशला, इस तरीके से हर एक डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में रह रहे थे। द स्टेट्स और टेरिटोरियल यूनिट कॉल्ड जनपद। उस वक्त जो यानी कि स्टेट थे उनको जनपद कहा जाता था। देखिए मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। पहले हुआ जन, जन मतलब व्यक्ति लोग, वो लोग अपना छोटे छोटे घर बनाकर रहते थे, उसे जन बोला जाता था। जब ढेर सारे लोग अपने घर मिलाकर रहने लगे, उन गाँवों के भी गाँव मिल गए तो जन से जनपद बना, ठीक है। वर नेम्ड आफ्टर डिफरेंट ट्राइब्स, जो जनपद बना वो कब बना, जब ढेर सारी डिफरेंट ट्राइब्स आपस में मिल गई, ठीक है। हाउएवर
द कंट्री एज ए होल came to be named as the Aryavrat after the dominant culture community called Aryans। कहने का मतलब ये है भारत को आर्यव्रत क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए सबसे डोमिनेंट मतलब जो कल्चर फैला हुआ था, एक ही टाइप का, एक ही प्रकार के वर्ण के लोगों का रहने वाला जो था आर्य आर्य लोग जो आए हुए थे बाहर से, वो यहाँ पर आकर डोमिनेंट हो गए और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द आर्यंस दो आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर continent that's name is Bharat. At initial it's called as a Aryavrat. Aryavrata donated no yeah denoted northern and the central India, right, and extended from eastern to western sea coast, right। और वो कहाँ था, देखिए मेरी बात सुनिएगा, जो आर्यव्रत था वो कहाँ से हमारा जो था ईस्टर्न से वेस्टर्न कोस्ट तक और नॉर्दर्न से साउदर्न कोस्ट तक हमारा ये फैला हुआ था आर्यव्रत, जिसे हम भारत के नाम से आज जानते हैं। द अदर नेम बाय विच इंडिया वाज बेटर नोन एज ए भारतवर्षा। देखो मैंने पहले बता दिया कि भारत को आर्यव्रत तो खाई जाता था, लेकिन हम भारतवर्ष के भी नाम से जाने जाते थे, क्योंकि द लैंड ऑफ द भारतास, किसे, क्योंकि इसे भारत की यानी कि भारत था, भारत उसकी ये पृथ्वी मानी जाती थी, ये धरती, ये धरती है उसी की मानी जाती थी। भारता इन द सेंस ऑफ ट्राइब और द फैमिली फिगर्स इन अ ऋग्वेदा महाभारता। देखिए उस वक्त एक भारत नाम की ट्राइब होती थी और इसीलिए ये उसका घर माना जाता था भारत जो है, ठीक है, इसीलिए इसको भारतवर्ष या भारत कहा जाता था। Figures in Rigveda, Mahabharata, but the name भारतवर्षा occurs in Mahabharata। देखिए जो ऋग्वेद में भी इसके बारे में मिलता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली बताया जाए कि भारतवर्ष कहाँ से नाम आया, तो अगर कोई भी पूछे तो आपको बताना होगा महाभारत से एग्जैक्टली इसका नाम आया था। एंड द पोस्ट गुप्ता संस्कृत टेक्स्ट दिस नेम वाज अप्लाइड to one of the 9 division of the earth, and in the post Gupta period denoted India, ठीक है। The term Bharati or an inhabitant of India occurs in the post Gupta text। Iranian inscriptions are important for the origin of term Hindu। देखिए आपने कहा होगा, आपने सुना भी होगा, आपने हमारे देश के 4 नाम है। पहला नाम क्या है, आर्यव्रत, दूसरा नाम भारतवर्ष, तीसरा हिंदुस्तान और चौथा इंडिया। ये सारे नाम जो है हर चीज पर डिनोट करते हैं। अभी आपने देखा कि आर्यव्रत इज द ओनली नेम आफ्टर द वन ट्राइब दैट्स नेम इज द आर्यंस, because it's a mostly dominated area of the Aryans, and then after Bharatvarsh there is a one tribe that's name is the Bharata tribe, which this continent is known as a family land of Bharata। And after that Hindu is the origin terms of the Sindhu river, because the Iranians called it uh, the land of the Hindu, those people residing on the bank of Sindhu river, because in the Iranian languages the term Sindhu as pronounced as a H, right। so मैं यहाँ पर पढ़कर आपको बता देता हूँ और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप मेरी हर एक वर्ड को सही से समझिए। यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट आफ्टर लिसनिंग होल द वीडियो, एंड अगर आपको लगता है इट इज़ इंफॉर्मेटिव, यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Okay, so let's proceed further। Iranian inscriptions are important for the origin of the terms Hindu, ठीक है। The term Hindu occurs inscription of 5th 6th century। ये जो हमारा हिंदू टर्म जो यानी निकल के आया, वो कब निकल के आया, 5th से 6th सेंचुरी के बीच में निकल के आया। It derived from the Sanskrit terms that's name is सिंधु। लिंग्विस्टिकली जो एस था उसे एच प्रोनाउंस किया जाता था, किनके द्वारा, जो ईरानियन थे। द इरानियन इंस्क्रिप्शन फर्स्ट मेंशन हिंदू एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंदस, ठीक है। हिंदू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट माना जाता था किसका, इंदस रिवर का। देयरफॉर इन द अर्लीस्ट स्टेज द टर्म हिंदू मीन्स ए टेरिटोरियल यूनिट, ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया इसको।
इट इज़ नाइदर इंडिकेटेड रीजन और द कम्युनिटी, रिलीजन और द कम्युनिटी। देखिए कहने का मतलब है, अगर हम कहें कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप कहते हैं मैं हिंदू धर्म से हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। क्योंकि हिंदू जो है एक पर्टिकुलरली एक प्लेस का नाम है, एक कंटिनेंट का नाम है, जहाँ पर रहने वाली जो पूरी ट्राइब है, पूरी जो जनसंख्या है वहाँ की, उसे हिंदू कहा जाता है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, पारसी हो, जो उस कंटिनेंट के अंदर रहा जाता है, उसे हिंदू आप बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है। आवर एंशिएंट पोइट्स, फिलोसोफर्स, राइटर्स viewed द कंट्री एज ए इंटीग्रल यूनिट। हमारे जो पोइट्स हैं, फिलोसोफर हैं, दार्शनिक लोग एंड राइटर्स, उन्होंने देखा कि कंट्री एज एन इंटीग्रल यूनिट, उसे इंटीग्रल यूनिट मतलब एक हमारा देश जो है जुड़ जुड़ के बना हुआ है। वी स्पोक ऑफ लैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयाज टू द सी एज द प्रॉपर डोमेन ऑफ द सिंगल यूनिवर्सल मोनार्क। कहने का मतलब ये है कि हिमालय से सी तक एज ए प्रॉपर डोमेन है एक सिंगल यूनिवर्सल मोनार्क। ठीक है, एक ही मोनार्क है उसका, सिंगल। फिर द किंग हु ट्राइड टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी फ्रॉम हिमालय टू कैप कॉमरिन। कहने का मतलब है एक भारत ऐसा देश है जहाँ वो कहाँ से एग्जिस्ट होता है, कहाँ से शुरुआत होता है, हमारा हिमालय से, और कहाँ से कैप कॉमरिन तक, फ्रॉम वैली ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड टू द लैंड ऑफ बियॉन्ड इंदस रिवर। इंदस रिवर के बियॉन्ड जो सारी और ब्रह्मपुत्र की जो वैली है वहाँ से, और इंदस रिवर की बियॉन्ड बियॉन्ड वैली के बीच में जो एरिया पड़ता है, और नॉर्थ में हिमालय से और कैप कॉमरिन साउथ में, इतना तक ये जो पूरा देश है उसे हम लोग भारतवर्ष या आर्यव्रत के नाम से जानते हैं, जिसे हम आज हमारा इंडिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एक मिनट, या ओके, यूनिवर्सली प्रेस्ड, सॉरी, देवर कॉल्ड चक्रवर्तीज। देवर कॉल्ड चक्रवर्ती, उन्हें हम राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, चक्रवर्ती कहते थे। उस वक्त कहते हैं चक्रवर्ती राजा सम्राट पधार रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ जो चक्रवर्ती होता था उसे हम यानी कि उस वक्त का राजा कहते थे। दिस फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी वाज अटेंड एट लीस्ट ट्वाइस इन एंशियंट टाइम्स। In 3rd century BC, Ashoka extended his empire over the whole India, bearing extreme south। कहने का मतलब ये है कि जब आप 3rd सेंचुरी BC में आएंगे तो जो अशोका था एक महान सम्राट हुआ, और उसने अपना जो अंपायर यानी कि बढ़ाया, कहाँ से, उसने पूरे भारत को यानी कि हमारे नॉर्थ जो था, नॉर्थ में तो था ही फैला, लेकिन साउथ में, एक्सट्रीम साउथ तक उसने अपना साम्राज्य फैला दिया। हिज इंस्क्रिप्शंस आर स्केटर्ड अक्रॉस द मेजर पार्ट ऑफ द इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट। कहने का मतलब ये है कि जो आज पाकिस्तान हमारे से बाहर निकला हुआ है, उसके पार अफगानिस्तान की सीमा तक उसने यानी कि हमारे यानी कि जो इंस्क्रिप्शन थे वहाँ तक वो पहुँच चुके थे। उन्होंने यानी कि स्केटर्ड मतलब फैला दिया था। एंड इवन इन अफगानिस्तान, मैंने बता भी दिया, वो दोबारा से नहीं बताऊंगा। अगेन इन द नॉर्थ, अगेन इन द 4th सेंचुरी, जब 4th सेंचुरी एडी आती है, अभी मैंने बीसी की बात की थी, बीसी एंड एडी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट, राइट। सो समुद्रगुप्ता कैरिड हिज विक्टोरियस आर्म फ्रॉम द गंगा टू द बॉर्डर ऑफ द तमिलनाड। कहने का मतलब ये है उसके बाद में जब समुद्रगुप्ता जब आया, समुद्रगुप्त एक बहुत ही यानी साहसी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग योद्धा था, और ये भी एक एम्परर ही रहा। इसने भी अपना राज्य जो था गंगा वैली से आगे तमिल बॉर्डर यानी कि तमिलनाडु तक बढ़ाया। इन द 7th सेंचुरी उसके बाद में चालुक्य किंग आया जिसने पुलकेशिन को डिफीट किया। ठीक है, चालुक्य किंग जो था, जो पुलकेशिन, उसने डिफीट किया हर्षवर्धन को। ठीक है, हु वाज कॉल्ड, जो हर्षवर्धन था उसे कहा जाता था लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, डिस्पाइट हु वाज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया, डिस्पाइट अ लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, पॉलिटिकल
formation all over India assumed more or less single form, right? The idea that India constituted one single geographical unit persisted in the minds of the conquerors. The cultural leaders, the unity of India was also recognized the foreigners. देखिए, जो कल्चरल हमारा कहने का मतलब है ना, कल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं कल्चरल से रिलेटेड, ठीक है, वो डिस्क्राइब भी की गई हैं हमारे जो फॉरेनर्स आए उन्होंने, उनके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स थे जो जिन्होंने यहाँ पर स्टडी की और बाद में उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया अपनी भाषा में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में. दे they first came to contact with the people living in the Sindhu or the Indus, and so they name the entire country after this river. कहने का मतलब ये है वो हमारे देश में आए और उन्होंने सिंधु नदी के कांटेक्ट में जब आए तो उन्होंने उसका नाम, होल ओवर जो कंट्री का नाम जो था वो यानी हिंदुस्तान या हिंदू इस टाइप से नाम दिया गया. द वर्ड हिंद और हिंदू derived from the Sanskrit terms Sindhu, and on the same basis country becomes known as the India, which is very closely to Greek terms for it. कहने का मतलब है अगर सिंधु को अगर ईरानियन लैंग्वेज में कहा जाए तो उसे हम लोग इंडिया बोलेंगे, ठीक है. पर्शियन लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो पर्शियन लैंग्वेज में उसे इंडिया जो है बहुत ही नियरेस्ट टर्म है किसके लिए, इंडिया के लिए. सिंधु जो है वो इंडिया के लिए वेरी सिमिलर टर्म है. इंडिया कैम टू बी कॉल्ड हिंद इन द पर्शियन एंड द अरेबिक लैंग्वेजेस. कहने का मतलब ये है इंडिया जो था उसको पर्शियन लैंग्वेज या अरेबियन लैंग्वेज जो भी हैं उनमें हिंद कहा जाता था. किसको, इंडिया को, ठीक है. अब बहुत ही देखिए बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए. जो हिंद टर्म है वो ड्राइव किया गया संस्कृत टर्म्स के सिंध से, ठीक है, और जो सिंध है वो इंडिया के बहुत ही नज़दीक है, ठीक है, और पर्शियन लैंग्वेज में से हिंद के नाम से जाना जाता है. इन पोस्ट कुषाण टाइम्स द ईरानियन रूलर्स कंकर्ड द सिंध एरिया एंड नेम्ड इट हिंदुस्तान. कहने का मतलब ये है जब जब पोस्ट कुषाण एज आया, ठीक है, तो उसमें ईरानियन ने रूल किया और कंकर्ड किया द सिंध एरिया एंड उसको नाम दे दिया हिंदुस्तान. वी फाइंड कंटिन्यूइंग एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड द कल्चरल यूनिटी इन इंडिया. मैंने पहले ही बता दिया बहुत सारी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एफर्ट्स किए गए टू एस्टेब्लिश करने के लिए क्या, लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल यूनिटी इन इंडिया, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट धर्म थे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिफरेंट फैशंस. In the 3rd century BC, Prakritic served as a lingua franca across the major part of India. कहने का मतलब ये है कि इन द 3rd सेंचुरी में जो BC 3rd सेंचुरी BC उस वक्त होता क्या था कि बुद्धिज्म का बहुत बोलबाला था उस वक्त, ठीक है, तो वहाँ पर सॉरी जैनिज्म का बहुत बोलबाला था, ठीक है, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो बोलने वाली जो लैंग्वेज थी वो प्राकृतिक थी, ठीक है, और लिंगुआ फ्रेंका अक्रॉस द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया. लिंगुआ भी यानी कि लिंगुआ फ्रेंका ये जो लैंग्वेज थी वो अधिकतर बोली जाती थी भारत के क्षेत्र में. अशोका's inscriptions were inscribed in प्राकृतिक लैंग्वेजेस. जो अशोका जो के जो लैंग्वेज मतलब जितने भी इंस्क्रिप्शंस बनवाए गए उन पर जो यानी कि स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी, प्राकृतिक लैंग्वेज की ही स्क्रिप्ट थी, ठीक है, जिसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था. मतलब लैंग्वेज प्राकृतिक थी और उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी. लेटर संस्कृत एक्वायर्ड द सेम पोजीशन एंड सर्व्ड एज ए स्टेट लैंग्वेज. जैसे ही यानी कि इसका बोलबाला कम हुआ थोड़ा क्या बोलते हैं प्राकृतिक लैंग्वेज का, उसके बाद में उसकी जगह जो ली थी संस्कृत ने ले ली और उसे यानी कि एक स्टेट लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. उसके बाद में दिस प्रोसेस वाज कॉन्स्पिशियस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. इससे यानी कि गुप्ता एज में एक कॉन्स्पिशियस एज के नाम से भी मतलब कॉन्स्पिशियस प्रोसेस सॉरी दिस प्रोसेस वाज कॉन्स्पिशियस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. 4th सेंचुरी के अंडर इट आता था ये, ठीक है. ऑल्दो इंडिया विटनेस्ड द राइज ऑफ न्यूमेरियस स्मॉल स्टेट्स ड्यूरिंग द
post Gupta period. Official documents were written in Sanskrit. उस वक्त होता क्या था, जैसे ही संस्कृत टर्म्स आई तो जितने भी लिखने के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनको संस्कृत टर्म में लिखा जाता था. अदर another notable fact Another notable fact that is the ancient epics, the Ramayana and Mahabharata, were studied same zeal and devotion in the land of Tamil. Tamil as uh, Tamil as the intellectual circles, बनारस एंड द तक्षशिला. कहने का मतलब ये है कि जो रामायण और महाभारत थी उनको स्टडी किया जाता था एक एक सेम झील के साथ, ठीक है, डिवोशन इन द लैंड ऑफ द, जैसे जो तमिल था उसमें, और इंटेलेक्चुअल सम सर्कल्स ऑफ लाइक बनारस एंड द तक्षशिला. ठीक है, तक्षशिला जो हमारा आज आज हमारा पाकिस्तान से उधर की तरफ का क्षेत्र है. ठीक है, ओरिजिनली जैसे हम गंधा आई थिंक तक्षशिला तक्षशिला गंध हाँ गंधार का ही राज्य है. ठीक है, ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत. ठीक है, उनको यानी कि संस्कृत में पहले ही कंपोज किया गया था. वेरियस वर्जन ऑफ दीज इपिक्स वर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस. However, whatever uh, the form the form in which Indian cultural values and India were expressed, the substances remained largely the same throughout India. छोड़ो, कोई important नहीं. Indian history is especially worthy of our attention because of the peculiar type of the social which developed in India in the north, and the Varna caste system developed which eventually spread throughout the country. कहने का मतलब ये है कि जितने भी वर्ना सिस्टम थे वो यानी कि डेवलप होने लगे इन द नॉर्थ इंडिया, और उसको यानी कि स्प्रेड भी हो गया थ्रू आउट पूरी कंट्री में. एंड इन्फ्लुएंस इवन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स, इवन कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम्स कंटिन्यू टू फॉलो द सेम some of their old caste practices of Hinduism. कुछ लोगों ने यानी कि क्रिश्चियन और इस्लाम को यानी कि एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ लोग क्या हुआ अपना यानी कि वही जो पुराना धर्म था हिंदुइज्म उसको मानते रहे. अब मेरा जो मोटिव है यहाँ पर जैसे हमारा अगर किसी भी पास्ट को पढ़ते हैं तो उसका यानी कि प्रेजेंट में क्या रिलेवेंस हो सकता है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ. व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट. ठीक है, तो उसका रिलेवेंस मतलब उसका यानी कि आखिरकार निचोड़ क्या है प्रेजेंट के लिए, क्यों हम पास्ट को पढ़ रहे हैं, उसका रिलेवेंस हम लोग की बात करेंगे यहाँ पे. द स्टडी ऑफ द इंडियाज पास्ट assumes special significance in the context of problems we currently face. कहने का मतलब है आखिरकार जो सिग्निफिकेंस है पास्ट का, उसका मतलब ये है कि अगर हम जो फ्यूचर में या अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका निचोड़ पीछे से निकाला जा सके, जो हमें बातें पीछे हो सकी उस वक्त उसका डिसीजन कैसे लिया गया. सम पीपल क्लेमर फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ एंशियंट कल्चर एंड द सिविलाइजेशन, एंड सब्सटेंशियल मेंबर are sentimentally swayed by what they consider to be a past glories of India. This is a different form of a concern for the preservation of ancient heritage in art and architecture. कहने का मतलब है एक डिफरेंट फॉर्म है किसकी, एक जो कंसर्न है फॉर द प्रिजर्वेशन, कि हम लोगों ने कितना प्रिजर्वेशन किया है ऑफ एंशिएंट हेरिटेज का, कितना बचा के रखा है इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आर्ट को बचाया है मतलब जितनी भी हमारी गांधार आर्ट है, या मान लो मथुरा की जो आर्ट है, ठीक है, और जो हमारे आर्किटेक्चर हैं जितने भी ओल्ड ओल्ड आर्किटेक्चर्स उनको बचा के रखा है, उनको कितना प्रिजर्व किया है, उनके बारे में बात मिलती है. और कैसे बनाया गया था उनको, कैसे क्या उस किया गया जो इतनी दिनों तक हो रही, जो आज हम बिल्डिंग बनाते हैं वो कितने दिन तक आगे रह सकती है. What they really want to bring back is old pattern of the society and culture. This this demands a clear and correct understanding.
the past. There is no doubt that Indians of old made remarkable progress in the variety. कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कोई भी संदेह नहीं है कि जितने भी इंडियंस हैं ओल्ड मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन वेराइटी ऑफ फील्ड्स, कि वेराइटी ऑफ फील्ड्स मतलब विविधता है हर क्षेत्र में, बट these advances alone cannot be enable us to compete with us achievements of the modern science and technology. कहने का मतलब ये है कि जितने भी अचीवमेंट्स हैं ऑफ मॉडर्न के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनको एडवांसेस जो हैं, एडवांसेस को जो उनको यानी कि अनेबल नहीं किया जा सकता है टू कम्पीट करने के लिए. वी कैन नॉट इग्नोर, हम इग्नोर नहीं कर सकते डैट द फैक्ट एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय ग्रॉस सोशल इनजस्टिस. जो इंडियन सोसाइटी थी उनको इनजस्टिस हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि उस वक्त भी न्याय की प्रथा थी. द लोअर ऑर्डर्स particularly Sudras and untouchables were encumbered with the disabilities which are shocking to the modern mind. Similarly, law and customs discriminate against modern in favor of man. कहने का मतलब है कि लॉज जो थे एंड कस्टम्स थे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे अगेंस्ट वुमेन, बट हमेशा वो क्या होते थे, फेवर में रहते थे एक मैन के. ठीक है. द रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वे ऑफ लाइफ विल नेचुरली रिवाइव एंड strengthen all these inequalities. The success of ancient surmounting the difficulties presented by the nature and human factors can build our hope and confidence in the future, but any attempt to bring back the past will mean a perpetuation of the social equity that affiliated India. All this make it essential for the understand what the past mean. Those are reading things. If you want to read, you please read it. We have many survivals of ancient medieval and later times persisting in the present. कहने का मतलब है कि हमारे पास बहुत से सर्वाइवल हैं किसके, ऑफ एंशिएंट के, मेडाइवल के और लेटर टाइम्स के जो परसिस्टिंग हैं इन द प्रेजेंट, जो इस प्रेजेंट में परसिस्टिंग है. द ओल्ड नॉर्म्स वैल्यूज social customs and the ritualistics practice are so deeply ingrained in the mind of the people that they cannot easily themselves get rid of them. कहने का मतलब ये है कि उस वक्त के जो यानी हमारे कस्टम्स थे, रिचुअलिस्टिक्स थी, प्रैक्टिस जो हम लोग करते थे नॉर्म्स की, ठीक है, वो डीपली इनग्रेंड थे इन द माइंड ऑफ द पीपल. ठीक है. कैन नॉट ईजिली देमसेल्फ गेट रीड ऑफ देम. उनको यानी कि उनको गेट रीड नहीं किया जा सकता बहुत ही ईजी तरीके से. अनफॉर्चुनेटली these survivals inhabitants and the development of the individuals and the country were deliberately fostered in the colonial times. The India cannot develop rapidly unless such vestiges of the past are eradicated from its society. The caste system and sectarianism hinder the democratic integration and development of India. Caste barriers and prejudices do not allow even educated individuals to appreciate the dignity of the manual labors and hamper our unification for a common cause. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कास्ट बैरियर्स हैं, प्रेजुडियरीज हैं, वो कभी भी अलाउ नहीं करते एक एजुकेटेड पर्सन को टू अप्रिशिएट करो किसी डिग्निटी मैनुअल को, ठीक है, जो लेबर है, एंड हैम्पर किसी को नुकसान मत पहुंचा आवर यूनिफिकेशन फॉर द कॉमन कॉज, किसी एक कारण के, यानी कि जो सामुदाय यानी सामाजिक कार्य यानी कि सबके लिए एक यानी कि विविधता खड़ी कर सकती है. दो
Women have been infringed. There is age-old social subordination prevents them from the paying their due role in society, and this this is true. This is true to the lower orders of the society studying ancient past helps us to deeply examine the roots of these prejudices and discover the uh, causes and sustain caste subordinates women promotes narrow religious sectarianism. कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो कास्ट सिस्टम है और दूसरी बात सुबार्डिनेट वोमेन एंड प्रोमोट्स नैरोज जो नैरो यानी नैरो माइंडेड को यानी कि जो प्रमोट करते हैं रिलीजियस सेक्रेटरिज्म. द स्टडी ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री इज देयर फॉर रिलेवेंट. वो रिलेवेंट है नॉट ओनली टू दोज हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर of the past, but also those who seek the understand nature of the obstacles that hamper India's progress. तो मेरा कहने का सिंपल तरीका यहाँ पर ये है कि this is the only informative lesson. From tomorrow onwards, we will discuss each and every chapter within a very detail, because today this is only information how what is the importance of our history for our present, for our future, right? So I'm going to stop here. If you have any doubts, you please make on in a you write please a comment in the comment box, and then after I will I will make it next lecture as your requirements, right? Thank you for the watching this video.